लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक नए शब्द का उद्घोष किया और ये शब्द था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की बात कह के उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ छात्र आंदोलन विकसित हुआ था, जिस छात्र आंदोलन के नेताओं ने जेपी का नेतृत्व स्वीकार किया था, तो जेपी ने उन लोगों के बीच में एक दूरगामी लक्ष्य प्रस्तुत किया। वो दूरगामी लक्ष्य था संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति के जेपी का ये विचार जो है, ये उनके पुराने विचारों से भिन्न विचार था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जयप्रकाश जी अपने विचारों में एक प्रवाहमान थे, यानी वो किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं रहते थे। तो पहले वो जब अमेरिका पढ़कर आया तो उनके विचार मार्क्सवादी थे और उन्हें उस समय उनके अनुयायी भारत का लेनिन भी कहते थे। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के प्रभाव में आके वो समझे कि भारत में परिवर्तन के लिए गांधी विचार ही ज़्यादा प्रासंगिक है। शुरुआत में वो इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करने की कोशिश करते रहे और इसी क्रम में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने एक समाजवादी लक्ष्य रखा और मजदूरों और किसानों के बीच कार्य करते हुए कांग्रेस में उनकी भागीदारी बढ़ाकर एक ऐसी सत्ता का स्वप्न रखा जिसमें मजदूर और किसान की सत्ता भी स्थापित हो। 1942 में वो छात्रों के हृदय सम्राट बने। जब जेल से भाग के उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अंडरग्राउंड रह के काम किया तो उनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई और उसमें वो काम करते रहे। लेकिन 1952 का जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की करारी हार हुई, उन क्षेत्रों में भी जहां उनके जनसंगठन बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो जेपी को सोचने के लिए विवश किया और उन्होंने उस विचार को छोड़ के सर्वोदय के विचार को ज़्यादा प्रासंगिक मानते हुए विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। भूदान आंदोलन की जो विचार श्रृंखला थी उसमें एक कंसेप्ट था ग्रामदान। जयप्रकाश जी ने अपने आप को ग्रामदान के प्रयोगों पर केंद्रित किया और कई गाँव में ग्रामदान के माध्यम से एक तरह का गांधी का ग्राम स्वराज्य बनाने की कोशिश की। लंबे समय बाद उन्हें लगने लगा कि इस पे भी हम परिणाम में नहीं पहुंच सकते, सत्ता का परिवर्तन भी एक आवश्यक बात है। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हो गए और उन्होंने जो है विभिन्न विषयों पर अपना मत सरकार से भिन्न भी रखना शुरू कर दिया। मणिपुर, मिजोरम, पूर्वांचल की समस्या हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जेपी अपने विचारों को बेबाक ढंग से रखते रहे। इसी समय जब गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, उससे पूर्व ही जेपी ने ये भाप लिया था कि कुछ असंतोष देश में पनप रहा है और उस असंतोष के प्रति नौजवानों को भागीदार होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस समय में कई संगठनों की रचना की, जिसमें यूथ फॉर डेमोक्रेसी भी एक संगठन था, पीयूसीएल भी था। और लेकिन जब 74 में आंदोलन सामने आ गया और जेपी उसके प्रत्यक्ष नेतृत्व से जुड़ गए, तो 5 जून की विशाल सभा में उनके मुंह से एक नया शब्द उद्घोषित हुआ, संपूर्ण क्रांति। और ये इनके विचारों की तीसरी मंजिल थी। प्रायः बहुत से लोग ये बात लिख देते हैं अपने लेखों में कि जेपी पुनः सर्वोदय से समाजवाद की ओर मुड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा से जेपी ने जो क्रांति की सामान्य अवधारणा थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के अपनी बातें की और उन आगे की हुई बातों में उन्होंने संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम बताए। अब ये 7 आयाम जो है उनके, वो किसी कार्ल मार्क्स की या दूसरी विचारधाराओं में जो समाजवाद के निष्कर्ष हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन समाज की व्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तित करना है, इस बात में संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य उनका साफ था। अब संपूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने जो 7 आयाम दिए उनको थोड़ा थोड़ा समझने पे हम इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ सकते हैं कि जेपी क्या चाहते थे। तो आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। तो जेपी का यह आर्थिक क्रांति से मतलब जो था वो ये था कि गांव स्वावलंबित बने, गांव के अंदर जमीन पूरे ग्राम समाज की हो, पूरे गांव की हो
और जो व्यक्ति खेती करता हो गांव में उसका कब्जा हो उस जमीन पे, जितनी जमीन पे वो खेती करता है। तो हम देखेंगे कि एक तरह से भारत में 2000 साल तक जो गांव की परंपरा रही, उसी परंपरा से निकली हुई ये बात थी और गांधी की ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी उससे ही निकली ये बात थी। लेकिन जेपी ने अपनी संपूर्ण क्रांति में आर्थिक क्रांति के रूप में इस बात पे ही ज़्यादा फोकस दिया। इसी तरह उनकी राजनीतिक क्रांति की बात जो थी, वो राजनीतिक क्रांति की बात ये नहीं थी कि सत्ता जिसके हाथ में वर्तमान है उसे पलट के हम अपने हाथ में ले लें। उनकी राजनीतिक क्रांति का सवाल ये था कि जो गांव है उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण, और गांव की सत्ता प्रमुख होनी चाहिए। तो इस तरह से जो पुरानी बात तो लोकतंत्र के बारे में कहते थे कि प्राइमेटिकल ढांचा गलत बना हुआ है, ऊपर सारी सत्ता है नीचे कुछ नहीं है, उसको पलट के नीचे सत्ता हो और ऊपर केंद्र हो, लगभग इस अवधारणा के करीब ही उन्होंने अपना ये सुझाव राजनीतिक क्रांति के तहत प्रस्तुत किया कि गांव की सत्ता प्रमुख हो और पूरी सत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए। केंद्रीकरण को उन्होंने नुकसानदायक माना। अब आते हैं सामाजिक क्रांति की बात। तो सामाजिक क्रांति के सवाल पे जेपी भारत के अंदर वर्ण और जाति से मुक्त हो व्यवस्था को बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नौजवानों से ये आह्वान किया कि जाति सूचक चिन्ह हटाओ। इसी तरह से जो कुरीतियाँ भारतीय समाज में थी उनको तोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जनेऊ तोड़ने का आह्वान किया, लोगों से अपने नाम को बदलने का यानी जाति सूचक चिन्ह हटाने का बात की। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंध पे एक समता आधारित लाइन रखी। तो इस तरह भारत का जो सामाजिक ढांचे में जो पुरातनता आ गई थी, जो रूढ़िग्रस्तता आ गई थी और जिसके कारण समाज आपस में बटा हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने सामाजिक क्रांति की बात की। तो ये तीन बातें जो हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये तीन बातें जो है वो प्रैक्टिकल जो समाज का भौतिकवादी चीज़ है उसके खिलाफ थी। लेकिन उसके आगे की जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक शैक्षणिक क्रांति की या वैचारिक क्रांति की। इस क्रांति से भी उनका आशय जो है वो ये होता है कि शिक्षा केवल वो होनी चाहिए जो जीवन उपयोगी हो, यानी मनुष्य के जीवन में जो शिक्षा काम आ सके वो शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। उनका नारा था काम का अधिकार मौलिक अधिकार। तो इस तरह की बात उन्होंने जो है शैक्षणिक क्रांति के तहत की। शैक्षणिक क्रांति की उनकी ये बात का सार जो है हम गांधी की नई तालीम में भी देख सकते हैं। गांधी जिस तरह से शिक्षा को समाज पे आधारित बनाना चाहते थे वो पहलू भी इसमें दृष्टिगत होता है। अब इसके बाद जो उनके तीन पहलू आते हैं, तो सबसे पहले हम समझें सांस्कृतिक क्रांति को। सांस्कृतिक क्रांति जो है उसके तहत वो एक तरफ तो भारतीय समाज के अंदर कुरीतियों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय समाज में प्रॉब्लम आ रही है पाश्चात्यता की नकल करते हुए, जो गांधी जी भी कहते थे कि भाई भारतीय लोग अगर पश्चिम की नकल करेंगे तो उनका वर्ण संस्करण बन जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए भारतीयता की वो लौटना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो भारत के बारे में इस सांस्कृतिक क्रांति की बात जेपी भी करते हैं और चाहते हैं कि कुरीतियाँ मिटें, पुरानी चीज़ मिटें और सांस्कृतिक तौर पे हम अपनी जड़ों पर, भारतीयता की जड़ों पर खड़े होकर अपने समाज की रचना करें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात उनकी जो आती है वो आती है आध्यात्मिक क्रांति की। आध्यात्मिक क्रांति की बात सुन के हमारे मन में एक स्पष्ट विचार ये उभरता है कि भारत में जो अध्यात्म की परंपरा थी उसकी बात वो कह रहे हैं। लेकिन वो अध्यात्म की बात अपनी बड़े स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि मेरा अध्यात्म से आशय ये है कि दूसरों के दुखों में हम दुखी होना सीखें और अपने सुख में सबको साझेदार बनाने की कोशिश करें। तो उनका मानना था कि गाँव में विशेष तौर पे सभी लोगों को एक दूसरे की दुख सुख की चिंता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और यही अध्यात्म है। इस आध्यात्मिक क्रांति के तहत वो धर्म को भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म में यही है कि हम दूसरे के दुख को देख के दुखी हों और अपने सुख में सबका बंटवारा करें, यही हमारा प्रमुख धर्म है। तो इस तरह एक सामाजिकता
जो भारतीय अतीत में मौजूद भी थी उसको कायम करने की कोशिश वो अध्यात्म के तहत करते हैं। उनका अध्यात्म से साधना ये मतलब नहीं है कि कोई साधना करके आप अपनी मानसिक उन्नति करें, बल्कि इसका भी वो एक प्रैक्टिकल मतलब देते हैं कि हमें जो है दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, अपने समाज के साथ रहना चाहिए, और अगर हम खुश हैं, सुखी हैं, तो उस सुख में भी हिस्सेदारी और लोगों की करानी चाहिए। तो इस तरह से ये जो उनकी क्रांति थी, इसी तरह से वैचारिक क्रांति का सवाल आ जाता है उनका, कि हमारे विचारों में, हमारे सोच में जो बात है उसके लिए हमें अगर सही ढंग से उतरना है तो हमें ग्रामीण मन को जानना पड़ेगा, ग्रामीण जीवन को जानना पड़ेगा, ग्रामीण संस्कृति को जानना पड़ेगा, और इनको जानने के आधार पे ही हम भारत की वैचारिक क्रांति संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि उनके मनों को जीतकर, उनकी बातों को समझ के ही हम भारत में संपूर्ण क्रांति का अपना विचार उन तक पहुंचाकर ही संपूर्ण क्रांति को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए जेपी की सातों क्रांतियां जो है वो मूल रूप से ग्राम केंद्रित बात है और गांव के हित की बात है। तो इन सातों क्रांतियों को समझते हुए हमें संपूर्ण क्रांति के विचार को आगे बढ़ाना है। जयप्रकाश जी ने अपने अंतिम समय में जब सत्ता बन गई जनता पार्टी की और उसमें उनकी एक भूमिका हो गई, उसके बाद वो बीमार थे, तो उन्होंने देखा कि सत्ता से कोई आशा पूरी नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने छात्र युवा संघर्षवादी नामक संगठन जो बनाया था 1975 में और जिसकी 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की घोषणा की, उन नौजवानों के सामने बोलते हुए एक बात कही कि मेरी अब संपूर्ण आशा नौजवानों से है और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान भारत में संपूर्ण क्रांति का कार्य पूरा करेंगे। ये जेपी का सपना और जेपी का संपूर्ण क्रांति का विचार था। लेकिन जेपी के समक्ष अपने जीवन को समर्पित करने वाले देश भर के हजारों नौजवानों ने संपूर्ण क्रांति के विभिन्न आयामों पर काम करते हुए अपने जीवन को लगाया और उसे चरितार्थ करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बाद में अलग अलग रास्तों पे जो लोग आगे बढ़े, तो कुछ आंदोलन के रास्ते पे रहे, भारत को सुधार करने के रास्ते पे रहे, सत्ता से टकराते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा फिनोमेना आया, जो फिनोमेना एनजीओस का था। हालांकि जेपी स्वायत्त शासी संस्थाओं के पक्ष में थे, वो लोक समिति की बात करते थे, लोग लोक समिति बनाएं और उसके द्वारा सत्ता पे दबाव रखें। वो लोकतंत्र के लिए भी ये मानते थे कि लोक शक्ति जागृत होनी चाहिए और उसका तंत्र पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ये जो नए तरह के एनजीओ आए, ये एक तरह से विदेशी पैसा भारत में आना शुरू हुआ और जो अमेरिका का एजेंडा था, जो आजकल एक्सपोज भी हो चुका है, यूएस एड पे जो रुकावट लगाई और उसके कागज़ लीक हुए हैं, तो ये बात मालूम पड़ गई कि दुनिया भर में अमेरिका का पैसा आता था और अमेरिका जो चाहता था उस एजेंडे पे लोगों से काम कराता था उस पैसे को बांट के। तो ये ऐसा फिनोमेना आगे बढ़ा कि देश भर के बहुत से नौजवान इस फिनोमेना का शिकार हो गए और जो लोकतंत्र की और समाजवाद की, लोकतंत्र की और मुस्लिम कट्टरतावाद की लड़ाई अमेरिका द्वारा दुनिया में प्रस्तुत की जाती है, उसी लड़ाई को लड़ते हुए वो लोग नज़र आते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ के गांधी और जयप्रकाश किस लोकतंत्र को चाहते थे? वो गांव के लोकतंत्र को चाहते थे। और हम लोग आज भी जानते हैं कि गांव में गांव वालों की सत्ता मौजूद नहीं है। अंग्रेजों ने जो नौकरशाही बनाई थी, उस नौकरशाही के अदने से लोग, यानी ग्राम सेवक, लेखपाल और पुलिस का सिपाही, उन तीनों का शासन गांव वालों के ऊपर स्थापित है और गांव वाले उस शासन से त्रस्त हैं। तो अगर जेपी के सपने पे, संपूर्ण क्रांति के सपने पे हमें जाना है, तो ये बात ठीक है कि हमारे लोगों ने कई जगहों पे सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन तंत्र की ताकत तो बढ़ती चली गई और आज भी हमारे सारे गांव उस तंत्र से त्रस्त हैं। तो इससे मुक्ति की लड़ाई लड़िए, लोक जागरण करिए, लोक शक्ति बनाइए, तभी सही लोकतंत्र स्थापित होगा। हम लोकतंत्र के नाम पे सत्ता और विपक्ष के बीच में ऐसे खड़े हो जाए कि कभी इस सत्ता को बदलने में उसका साथ दें, कभी इस सत्ता को बदलने में उसका साथ दें, और हम ये कोशिश ना करें कि हमारी भी कोई बात है, या हम किसी को अगर सहयोग देते हैं तो उसके बदले में उससे पूछें कि गांव आधारित व्यवस्था बनाने के लिए, विकेंद्रित राज्य व्यवस्था बनाने के लिए वो क्या योगदान देंगे।
तो हम तो अनुत्तरित होके उनके पीछे दौड़ते हुए बहुत से नौजवान हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि एक बार फिर जब हम लोग 70-80 की उम्र के आसपास पहुंचने लगे हैं, सभी लोग 60 से ऊपर तो हैं ही, तो हम पुनः संपूर्ण क्रांति की दिशा की ओर मुड़ें, जेपी के संपूर्ण क्रांति के विचार पे चिंतन और मनन करें, और जो हम लोगों ने उस समय कार्य करने की कोशिश की है उसका अनुभवात्मक विवरण उपलब्ध कराएं, जिससे ये सारा कालखंड को हम लोग जेपी का क्या प्रभाव पड़ा इस कालखंड पे, उसका सही मूल्यांकन देश के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।